हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 6 पाठ 15 सपने का सच। आइए शुरू करते हैं सपने का सच। इधर कुछ दिनों से रोहित को अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे थे। कभी तो वह दिखता कि वह किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और नीचे की वादियों में उड़ रही चिड़ियों की गिनती कर रहा है, या फिर किसी बड़ी सी चिड़िया की पीठ पर सवार होकर वह खुद भी आसमान में ऊंचे और ऊंचे उड़ता जा रहा है। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने देखा कि वह खुद ही उड़ने लगा है। सपने में ही वह कुछ चिड़ियों के जमीन पर उछलकर उड़ने के तरीकों को ध्यान से देख रहा है और उसी तरह खुद भी उछलते हुए हवा में ऊपर और ऊपर उड़ चला है। वह हाथों को चिड़ियों की डैनों की तरह फैलाते और सिकुड़ते हुए उड़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। वह अपने घर के ऊपर उड़ता उड़ता आ गया है, फिर उड़कर सामने के नीम के पेड़ से भी ऊंचा उठ गया है, जहां से वह नीचे गांव की बस्तियों को देख रहा है। अपने गन्ने के खेत के ऊपर से गुजरते हुए गांव के किनारे पर स्कूल की बिल्डिंग की ओर बढ़ चला है, जहां रात का धुंधलका और सन्नाटा है। यही तो वह सुबह पढ़ने जाएगा। सपने में भी ये विचार उसके मन में कौंध रहे हैं। वह और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे डर का अनुभव होने लगता है और हवा में जल्दी जल्दी हाथ पांव मारते हुए घर लौट चलता है। सपना पूरा हो जाता है। इन दिनों वह इसी सपने को दूसरे सपनों से ज्यादा देख रहा था। ये सभी सपने उसे सुबह उठने पर भी पूरी तरह से याद रहते। एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगते। वह रोमांचित हो उठता। पिताजी, आज फिर मैंने वही सपना देखा। काफी देर तक आसमान में उड़ता रहा, फिर आपके बुलाने की आवाज सुनकर नीचे उतर आया। रोहित उस दिन सुबह उठते ही अपने पिताजी के सामने रात का सपना बयान कर रहा था। पर मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था बेटे। रोहित के पिता, जो गांव के प्रधान थे, ने चुटकी ली। पिताजी, मैं सपने की बात कर रहा हूँ, रोहित ने मचलते हुए कहा। अच्छा बेटा, अब सपने की बात छोड़ो, जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। सपने की बात फिर कर लेना। यह कहकर प्रधान जी घर के बाहर निकल पड़े। रोहित मन महसूस कर रह गया। दरअसल वह आज पिताजी से अपने उड़ने वाले सपने के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। बुझी मन से स्कूल के लिए तैयार होते हुए उसने सोचा, क्यों न वह अपने सपनों की चर्चा कक्षा के अध्यापक से करे। वह 8वीं कक्षा का छात्र है। उसके कक्षा अध्यापक विज्ञान पढ़ाते हैं। वे जरूर उसके सपने की समस्या पर विचार करेंगे। यही सोचता विचारता हुआ वह स्कूल के प्रांगण तक जा पहुंचा। बच्चों के शोर से उसका ध्यान भंग हुआ। रिसेस में वह अपने स्वप्न की चर्चा विज्ञान के अध्यापक यतीन्द्र जी से करेगा। उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था। भाई रोहित, तुम्हारे सपने पर तो मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा, पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि धरती के गुरुत्वाकर्षण के चलते कोई भी इंसान बिना किसी उपकरण या साधन के सहारे नहीं उड़ सकता। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से तो तुम परिचित हो ही। धरती प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और
इसके प्रभाव के चलते ही हम सतह पर टिके हैं, नहीं तो अब तक अंतरिक्ष में विलीन हो जाते। तुम्हारे उड़ने की बात केवल सपने में ही संभव है, सचमुच ऐसा नहीं हो सकता। रोहित के कक्षा अध्यापक अपराह्न अवकाश के समय उसकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सर, उड़ने वाला सपना ही मैं बार बार क्यों देखता हूँ? रोहित के प्रश्न थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भाई, मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग वही स्वप्न देखते हैं जो वे चाहते हैं, मगर वास्तव में अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते। मनुष्य का दिमाग बस उन्हीं मनचाही किंतु असंभव बातों को सपने के जरिए हासिल कर लेना चाहता है। हो सकता है तुम्हारे मन में आसमान में उड़ती चिड़ियों को देखकर लगता हो कि काश तुम भी उन्हीं की तरह उड़ पाते। यतीन्द्र सर ने यह कहकर रोहित की ओर ध्यान से देखा। जी सर, यह तो मेरी इच्छा है कि काश मैं भी चिड़ियों की तरह उड़ पाता। रोहित ने तुरंत हामी भरी। फिर तो सारा माजरा समझ में आ गया। जो तुम वास्तव में नहीं कर पा रहे हो, यानी उड़ नहीं पा रहे हो, स्वप्न के जरिए उसी काम को तुम्हारा मस्तिष्क अंजाम दे रहा है। यस सर, रोहित ने हामी भरी, लेकिन उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि उसकी जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं हो सकी है। अभी स्कूल बंद होने में थोड़ा समय था। सर दर्द के कारण रोहित ने घर जाने की अनुमति प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर ली। वह एक शॉर्टकट रास्ते से, यानी नहर वाले निर्जन रास्ते से जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज कदमों से चल पड़ा था। अभी वह आधा फासला ही तय कर पाया था कि सहसा एक प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ी। अरे भाई रोहित, जरा मुझसे भी मिल लीजिए। यहाँ कौन? कहीं कोई भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे, मैं तो नहर के बीचों बीच पानी में हूँ। भाई रोहित, जरा नहर के मेड़ पर चढ़ो तो। फिर से वही मधुर आवाज सुनाई पड़ी। रोहित सहम गया। कहीं उसने इस नहर वाले रास्ते से चलने का निर्णय लेकर बड़ी गलती तो नहीं की है। उसके पिताजी हमेशा मेन रोड वाले किंतु सीधे रास्ते से ही स्कूल आने जाने के लिए कहते हैं। सहसा ही यह विचार उसके मन में कौंधा। अरे डरो नहीं रोहित, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। पहले तुम दाईं ओर नहर के ऊपर चढ़ो तो। फिर वही आवाज, जिसमें इस बार एक विशेष आमंत्रण था। रोहित यंत्र सा खींचा नहर की मेड़ पर चढ़ गया। उसने नहर के पानी में एक काफी बड़े आकार का मेढकनुमा जानवर देखा। ऐसा जानवर तो उसने कभी नहीं देखा था। वह सहसा बेहद डर गया। डर के मारे उसकी घिघी बंध गई। तुम नाहक ही डर रहे हो रोहित। मैं तुम्हारे ग्रह का प्राणी नहीं हूँ। मैं अंतरिक्ष के ऐसे छोर से आया हूँ जहाँ केवल जल ही जीवन है। इसलिए तो तुम मुझे भी इस नहर के पानी में ही शरण लेनी पड़ी है। अब चूंकि धरती का 1/3 भाग ठोस धरातल है, जहाँ तुम जैसे थलचरी हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास सीधे आ नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे सपनों में ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर संतोष कर रहे हैं। रोहित को मानो काटो तो खून नहीं। यह क्या माजरा है भला? सहसा उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे।
वहां रुके या फिर भाग चले। फिर से किस विचार में डूब गए रोहित? मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब मेरा चेहरा मोहरा तो धरती वासियों सा नहीं है। यदि मैं दोस्ती की पेशकश करूं तो तुम ठुकरा दोगे। वह मेढक नुमा होकर भी बिल्कुल इंसानों की जुबान में बोल रहा था। उसने अंतरिक्ष वासियों की कहानियां पढ़ी तो थी, तो क्या सामने का वह जीव सचमुच कोई अंतरिक्षवासी ही है? कोई दुश्मन अंतरिक्षवासी न होकर एक दोस्त। रोहित का दिमाग फिर सक्रिय हो उठा था। तुम जो सपने देख रहे हो वे हमारे विचार तरंगों से ही उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे ग्रह के वासियों का एक झुंड धरती पर उतरकर यहाँ के जनजीवन का अध्ययन कर रहा है। भला क्यों? रोहित के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा। इसलिए कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो चली है। हमें बसने के लिए कोई दूसरी जगह चाहिए और इस गैलेक्सी में तुम्हारे धरती जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं। यहाँ तो 2/3 पानी ही पानी है। अनुमान यह है कि अगली 2 शताब्दियों में बढ़ते तापमान के चलते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का सारा पानी बर्फ पिघल जाएगी और तब पूरी तरह जलमग्न धरती हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगी और हमारे लिए नर्क। रोहित के मुंह से अकस्मात ये शब्द फूट पड़े। उस स्थिति के लिए हम जिम्मेदार नहीं है रोहित। बहरहाल तुम अपने सपनों को लेकर चिंतित न हो। यह भी जान लो कि तुम्हारा स्वप्न महज एक स्वप्न भर नहीं, एक हकीकत है। क्या? जी हाँ रोहित, हमने एक ऐसी एंटी ग्रेविटी तरंग की खोज कर ली है जिसकी मदद से हम दूर दूर तक अंतरिक्ष भ्रमण कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। वहाँ भी धरती की ही तरह गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन एंटी ग्रेविटॉन वेव के नियंत्रित उपयोग से हम सुदूर अंतरिक्ष यात्राएं कर लेते हैं। ये तरंगे हमारे अंतरिक्ष यानों को गुरुत्व के विरुद्ध गति देती है। तो क्या मैं भी सचमुच उड़ सकता हूँ? अचानक रोहित के उड़ने की इच्छा बलवती हो उठी। ठीक है रोहित, मैं अपने गृह मुख्यालय से संपर्क कर आज रात तुम्हारे इर्द गिर्द एंटी ग्रेविटी तरंगों का घेरा तैयार करूंगा। तुम रात 11 बजे के आसपास घर के बाहर निकलना, नहीं तो घर की छत से जाकर चिपक जाओगे। अब तुम जाओ। उड़ने का आनंद लेने के बाद मुझसे मिलना, फिर और बातें होंगी। लेकिन हाँ, मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, क्योंकि कोई विश्वास करेगा नहीं, और कोई विश्वास कर भी ले तो उसके यहाँ तक आने पर मैं छुप जाऊंगा। पानी के भीतर भला कौन देख पाएगा मुझे? बस तुम भले मुझसे मिल सकोगे। सहसा ही वह मेढकनुमा जीव पानी में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया। स्तब्ध सा रोहित इस अद्भुत घटना पर सोच विचार करता घर की ओर चल पड़ा। रोहित उठो, कब तक सोते रहोगे आज? पिताजी की आवाज सुनकर रोहित उठ बैठा। रोहित बेटे, आज मैंने भी सपना देखा कि तुम
रात 11 बजे घर की बाहर निकले। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। फिर मैंने देखा कि तुम एक जगह थोड़ी देर रुके, फिर आसमान में ऊपर उठ चले और काफ़ी देर तक इधर उधर मंडराते रहे। फिर धीरे से नीचे उतर आए। भाई मैं तो हैरान हूँ, हम तुम एक जैसा ही सपना देख रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? रोहित के पिताजी की आवाज़ में चिंता की स्पष्ट झलक थी और रोहित इस उधेड़-बुन में था कि सपने का सच पिता को बताए या नहीं। आखिर उन्होंने कोई सपना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना जो देखी थी। तो यह कहानी डॉक्टर अरविंद मिश्र के द्वारा लिखा कहानी है सपने का सच, जो विज्ञान कथा है। धरती की वर्तमान परिस्थितियों और उस पर होने वाली गतिविधियों के कारण उत्पन्न भूमंडलीय ताप वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट का धरती और हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की कल्पना इस कहानी में मुख्य रूप से की गई है। रोहित और एक अन्य ग्रह के काल्पनिक जीव के माध्यम से हमने भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के चिंताजनक प्रभाव के बारे में पढ़ा। यह एक विज्ञान कथा है जिसमें विज्ञान के तथ्यों का तर्कपूर्ण सहारा लेकर हमारे पर्यावरण और हमारे सामाजिक जीवन में आने वाले परिवर्तनों की बात की गई है। तो फिर मिलेंगे। बाय बाय। जय हिंद।